हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वो टिप्स, वो ट्रिक्स, वो स्ट्रैटेजी जिससे आप केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जाम 2022 को इजीली क्रैक कर सकते हैं। कैसे बिना कोचिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे मैंने बिना कोचिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में और बहुत ही कम एज में इस एग्जाम को पास किया और अपने सपने को पूरा किया, और आज मैं केवीएस में पोस्टेड भी हूँ। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वो लोग जो इस साल इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, वो लोग जो किसी कारणवश 2018 के एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए, कुछ गलतियों की वजह से वो एग्ज़ाम पास नहीं हो पाया, तो वो गलतियां दोबारा से ना हो। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को रखना है, मैं आपको अपने यहाँ पर प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ। कैसे मैंने शुरू से एंड तक तैयारी करी, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया, ताकि आप भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी से, मेरी प्रिपरेशन जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी जल्द अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके उन स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। तो जो सबसे पहला मैंने काम किया था वो किया था, मैंने पूरे एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को समझा। एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, बेसिक चीज़ें मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में समझी। आपको सुनने में लग रहा होगा कि क्या है ये, बट हाँ, आपको सबसे पहला काम जो है, तैयारी शुरू करने से पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा। मैंने भी ये किया था। कम से कम मैंने इसको समझने के लिए 1 से 2 दिन प्रॉपर लगाए, पूरी प्लानिंग करी, ताकि थोड़ा सा समय इसमें ज़्यादा लगाइए तैयारी शुरू करने से पहले, बट ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया था, एग्जाम स्ट्रक्चर को समझा। सेम आपको भी यही करना है, आपको एग्जाम स्ट्रक्चर को समझना है। एग्जाम स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये प्रोसेस पूरा कैसे चलने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, रिटन एग्जाम है आपका, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू है, और फिर फाइनल आपकी मेरिट बनती है। तो ये बेसिक प्रोसीजर होता है। तो बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट देख रही थी, जहाँ पर लोग मेरे से इंटरव्यू के रिगार्डिंग पूछ रहे थे कि मैम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो देखिए, अभी फ़िलहाल आप इंटरव्यू पे फोकस मत करिए। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अभी स्पेसिफिक तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरव्यू के लिए तो बाद में पहुँचेंगे, सबसे पहला काम आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना है। तो सारा का सारा फोकस, अभी जो मेन फोकस आपका प्राइम फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम को क्लियर करने में होना चाहिए। एंड कोशिश करिए कि आप अपने रिटर्न एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। जितना ज़्यादा रिटर्न में स्कोर होगा, उतना ही इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आपको कॉल आएगा, और उतना ही दोनों के मार्क्स मिलाकर आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो रिटर्न की वजह से, क्योंकि रिटर्न की वेटेज आप जानते हैं 70% वेटेज है, तो रिटर्न की वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा फिलहाल अभी आप इंटरव्यू को छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा फोकस आप अपनी रिटर्न एग्जाम पर करिए। आप आज ही क्या करेंगे, इस पूरे एग्जाम स्ट्रक्चर को आप लिखेंगे। आपको देखना पड़ेगा। देखिए, आप जानते हैं कि टोटल 180 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 180 मार्क्स का पेपर रहेगा, और 180 मिनट्स में कंप्लीट करना है। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और साथ में एग्जाम जो है वो सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी ऑनलाइन मोड में आपसे एग्जाम लिया जाएगा। इस पूरे एग्जाम स्ट्रक्चर को समझेंगे तो ये पूरा जो रिटन एग्जाम है, इसमें आपसे क्वेश्चन जो है वो 4 पार्ट में पूछे जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 आपका 20 मार्क्स का रहेगा, जहाँ से आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी। 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश के पूछे जाएंगे। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपसे जनरल अवेयरनेस हो गया। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग 5 नंबर की रहेगी और 5 नंबर की कंप्यूटर। तो कुल मिला के पार्ट 2 आपका 20 मार्क्स का रहेगा। बात करें पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 जो है वो आपका साइकोलॉजी बेस्ड है, जहाँ पर आपसे टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इनका भी डिवीजन दे रखा है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर देखेंगे आप, तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, टीचिंग लर्निंग के बारे में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लर्निंग एनवायरनमेंट 4 क्वेश्चन, लीडरशिप से रिलेटेड 4 क्वेश्चन, एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। तो कुल मिला के आपका जो जनरल पेपर रहेगा, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये 80 नंबर का रहेगा। और ध्यान रखिएगा, जो ये 80 मार्क्स का है ना, ये सभी से में सेम रहेगा। यानी पीजीटी अगर हिंदी वाला कैंडिडेट है, इंग्लिश वाला कैंडिडेट है, ज्योग्राफी है, वो हिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, या फिर केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, सभी पीजीटीज के लिए जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 रहेगा, वो कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। जो सिर्फ डिफरेंस आएगा वो रहेगा आपका पार्ट 4 से, जो कि आपका सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा। और इस बार आपका जो सब्जेक्ट है
पीजीटीज के लिए वो 100 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो कुल मिला के आपका 180 नंबर का रिटन एग्जाम रहेगा। तो सबसे ज़्यादा आपको जो है फोकस इस पे ही करना है। और रही बात, तो रिटन एग्जाम के लिए 70% वेटेज दी गई है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि 70% क्या है, यानी अगर देख लीजिए रिटन आपका 180 मार्क्स का है ना, 180 मार्क्स का, तो 180 का 70% निकाल लीजिए, और इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स है, 60% का 60 मार्क्स का आप 30% निकाल लीजिए। तो इस हिसाब से तो कुल मिला के देख रहे हैं आप रिटन की वेटेज क्या है, ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि जो फाइनल मेरिट बनेगी वो दोनों को मिलाकर बनेगी। तो अभी आप फिलहाल ध्यान दीजिए इस पर। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, इस बेसिक एग्जाम स्ट्रक्चर को समझना है। और ये बेसिक पूरा जो आपको, क्योंकि केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसको निकाल कर प्रिंट आउट करके आप अपनी दीवारों पे लगा दीजिए, ताकि आपको सामने नजर आए कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आ रहा है। तो सेम मैंने भी किया था। सबसे पहले मैंने बेसिक एग्जाम स्ट्रक्चर को समझा, एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी थी वो थी, इसमें सबसे ज़्यादा आपको टाइम लगता है, इसमें आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन आपको लग सकता है, ठीक है। बट फिलहाल अब इतना टाइम आप मत लगाइएगा, क्योंकि एग्जाम जल्दी ही केवीएस जो है हो सकता है फैब में करा दे, बहुत जल्दी एग्जाम केवीएस की तरफ से आने वाले हैं। तो इतना टाइम आपके पास नहीं है, आप कोशिश करिए 1 से 2 दिन में इसको, बहुत ध्यान रखिए, ज़्यादा समय लगाकर 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। तो जो दूसरा काम मैंने किया था वो किया था, मैंने पूरे सिलेबस को समझा, मैंने एग्जाम पैटर्न को समझा। यानी सबसे पहला मैंने क्या काम किया, जो केवीएस ने पूरा सिलेबस दे रखा है, मैं पूरे सिलेबस की से गो थ्रू हुई, पूरा सिलेबस मैंने अच्छे से थॉरली देखा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस पूरे सिलेबस को या तो आप कहीं लिख लीजिए, एक एक टॉपिक को लिख लीजिए, या फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने वॉल पर पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। आप देखेंगे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उसमें मेंशन नहीं है, बट स्टिल एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो उस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेबस को असेस करने का, एग्जाम पैटर्न को समझने का मतलब ये है कि आप हर एक टॉपिक को ध्यान से देखिए कि ये टॉपिक आप कौन सी बुक से कर सकते हैं, किस बुक में ज़्यादा बेटर दे रखा है, किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सा कम ध्यान देने की ज़रूरत है, किस टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है, किस टॉपिक की वेटेज कम है। मैंने आपको बोला सबसे ज़्यादा टाइम इसी पर ही लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पढ़ने से पहले, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उस पेपर का एनालिसिस करना, सिलेबस का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने ये वाला काम कर लिया, आपका 90% काम हो जाता है, और आपको उतनी ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी आप कर पाते हो कम समय में, और एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हो। यही उन लोगों की खासियत होती है जो एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि वो ऐसे हार्ड वर्क से नहीं लगे रहते, ऐसे खच्चरों की तरह नहीं पढ़ते रहना। आपने क्या करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है साथ में ना। तो कहाँ से क्या टॉपिक पढ़ने वाले हो, कितना पढ़ने वाले हो, कौन किसकी वेटेज ज़्यादा है, किसकी वेटेज नहीं है। और साथ में ये भी लिख लीजिए कि भाई इसके लिए आप ये बुक यूज़ करने वाले, इसके लिए आप ये बुक यूज़ करने वाले हो। तो आने आगे आगे वाले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी भी कि आप किसके लिए कौन सी बुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, हर कॉन्सेप्ट के लिए आप कौन सी बुक डिसाइड करने वाले हो, उसको आप एडवांस में लिख लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, ताकि आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो जैसे अगर ये मेरी तरफ से सजेस्टेड, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ और हिंदी की बात करूँ, जो आपका पार्ट 1 था, पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश के लिए, इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के लिए आप पैरामाउंट की इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, वो यूज़ कर सकते हैं। आप एक दो यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, और उनकी रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखिए, जो आपको रेलिवेंट और आपको लगता है कि ज़्यादा बकवास नहीं है, छोटी वीडियोस और आपको ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करें। इसके अलावा जो अलग अलग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का पार्ट आता है, आप उसको प्रैक्टिस करिए। एंड ऑनलाइन क्विज आती है बहुत सारी, आप गूगल पे जाएंगे ना, उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्विज सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी क्विज मिलेगी। तो आप उसको तुरंत अटेम्प्ट करके, और आपको वो भी बता देता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, जब आप खाली बैठे हैं या फिर जिस टाइम आप थक गए हैं पढ़कर, तो उस टाइम पर आप उन क्विज को अटेम्प्ट करिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं तो यही करती थी, ठीक है। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो यहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा भी कि आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आर्टिकल्स, नरेशन हो गया, पंचुएशन, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे, एडवर्ब हो गया, अरेंजमेंट करना, सेंटेंस का यूज़ करना, रीअरेंज करना, वो कैब्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गए, इडियम्स हो गए, वर्ब्स हो गए, टेंसेस हो गए, मोडाल्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसके अंदर, इसके अलावा आपसे एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको एक एक करके लिख लीजिएगा और इसको इस हिसाब से तैयार करिए। हिंदी की बात करें तो जैसे हिंदी में आपसे भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन,
लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण करना, प्रवाची शब्द हो गया, विपरीत शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विराम चिन्ह हो गया, मुहावरे, लोकोकित, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, विदेशज शब्द, फिर उसके अलावा समास हो गया, ये सब पूछा जाता है। और साथ मतलब ये पूरा ग्रामर का सेक्शन आ गया, इसके अलावा प्रयुक्ति कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको, और पठन कौशल, ये सब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम हिंदी में। ठीक है, तो सिलेबस काफ़ी वास्ट है, बट आप इनके लिए क्या कर सकते हैं, एक मानक हिंदी की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सारी ग्रामर है। इसके अलावा अगर आपके पास अरिहंत की बुक है हिंदी की, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ मैंने आपको बोला यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी ग्रामर का पोर्शन आता है, वो उसको भी आप प्रैक्टिस करिए, वो आपको हेल्प करेगा। देखिए क्वेश्चन कोई नए नहीं होते, क्वेश्चंस वही होते हैं, बट वो अलग अलग एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जितने ज़्यादा आपको, चाहे एसएससी का पेपर मिल रहा है, कोई भी एग्जाम का, मतलब कोई भी पेपर आपको मिल रहा है, आप वहाँ से क्वेश्चन को उठाइए। ठीक है, आपको पता है हिंदी का क्वेश्चन है, यहाँ से आ रहा है भाई, इस टॉपिक से रिलेटेड है, यस, आप उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। यानी क्वेश्चंस कुछ भी नए नहीं होते हैं। मैंने इतने एग्जाम्स दिए थे, तो उससे क्या हो गया था, मेरी स्पीड बढ़ गई, तो साथ साथ क्वेश्चंस के साथ मैं अवेयर हो गई थी, और वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते थे। तो आपके जो होते हैं वो आपको चीज़ें वो याद रहती है और रिकैप्चुलाइज कर पाते हैं। इसके साथ आप, मैंने आपको जैसे बोला, आप ऑनलाइन क्विज होती है, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे बाईजूस की साइट पर जाएंगे, तो बाईजूस ने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, या ऑनलाइन क्विज डाले, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करें जनरल अवेयरनेस की और करंट अफेयर्स की, तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस यानी स्टार्टेड जीके, बहुत, ये तो बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। तो अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैंने जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, तो अगर सिर्फ इसमें मैं फोकस करूँ तो मेरे रेस्ट चीज़ें चली जाती, तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बट हाँ, इसमें इकोनॉमिक्स का सेक्शन और सिविक्स का सेक्शन जो मुझे जनरली आता ही था, तो वो काफ़ी था मेरे लिए। तो 10 में से मैंने 5 मार्क्स तो स्कोर कर लिए, तो मुझे इससे ज़्यादा इस सेक्शन में चाहिए भी नहीं थी। तो आप थोड़ा सा देखकर चलिएगा, ऐसा ना हो कि आपने जीए पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। एंड करंट अफेयर्स की बात करें, तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो है वो कोई भी एक दो यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, तो वहाँ पर आप पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स डाल रखा है। इसके अलावा जैसे जीके टुडे चैनल मैंने देखा था, उसकी ऐप हो गई, वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन क्विज मिल जाती है, साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। या फिर अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। रीजनिंग की बात करें, क्योंकि रीजनिंग की वेटेज बहुत कम हो गई है। ठीक है, अच्छा एक चीज़, जनरल अवेयरनेस हो, इसमें करंट अफेयर्स में क्या क्या, जैसे आपसे पूछा जाता है अवार्ड्स हो गए, बुक्स हो गए, ऑथर्स के नाम, स्पोर्ट्स, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पॉपुलेशन, सेंसस, इंडियन आर्ट, कल्चर, मिसलेनियस। तो ये सारे टॉपिक जो है वो आपके जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में आएंगे। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है इसकी वेटेज कम हो गई है, बट हाँ, रीजनिंग की खासियत क्या होती है कि अगर 5 क्वेश्चन है, तो 5 में से 5 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं। तो रीजनिंग में आपसे जैसे मिरर इमेज, डायरेक्शन, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स हो गया, फिर आपसे डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन हो गया, आपसे अल्फा न्यूमेरिक हो गया, सिंबल, लॉजिकल रीजनिंग। तो खासकर आप उन एरियाज को देखो, डायरेक्शन क्वेश्चन आता ही आता है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन वेन डायग्राम का आ जाता है, इसके अलावा सीरीज बहुत ज़्यादा आती है। तो आपको थोड़ा सा पुराने पेपर को असेस करके देखना पड़ेगा कि किस चीज़ को ज़्यादा पूछा जा रहा है। रीजनिंग की बात करें, तो आपके अगर आपके पास कोई भी रीजनिंग की बुक, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप आर एस अग्रवाल या पैरामाउंट की रीजनिंग की बुक बहुत अच्छी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बात करें कंप्यूटर लिटरेसी की, तो कंप्यूटर लिटरेसी में आपको स्पेसिफिकली कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल से ही इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो टॉपिक आते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, कंप्यूटर्स की एब्रीवेशन, कंप्यूटर का बेसिक क्या है, शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती है, वेब टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके अलावा ब्राउज़र्स हो गया, सर्च इंजन कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूछा जाता है आपसे, कंप्यूटर, और फिर डिवाइसेस के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ईमेल हो गया, या फिर वायरस हो गया, एंटी वायरस हो गया। ये बहुत ही जनरल टॉपिक है, तो आप गूगल पे जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक को डाल के उस टॉपिक को वहीं से पढ़ के नोट्स बना सकते हैं। तो ईजी है, इसके लिए कोई अलग से बुक खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही तो आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 5 भी ठीक हो जाते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं। तो आप पुराने प्रीवियस ईयर्स में जो इसके क्वेश्चन आ रखे हैं, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ साथ मैंने आपको बोला ऑनलाइन क्विज है, वो भी आप करिए। जब आप खाली बैठे हो तो उस टाइम पर आप ऑनलाइन क्विज करने की कोशिश करिए, आपको रियली में हेल्प करेगा। अब आपको इंटरेस्ट भी आएगा, साथ साथ आपके क्वेश्चन भी तैयार होते रहेंगे, ज़रूरी नहीं आप हर समय बुक से पढ़ें।
नेक्स्ट पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 जो है वो आपका साइकोलॉजी बेस्ड है। तो यहाँ पर आपसे लर्नर्स के बारे में, टीचिंग लर्निंग के बारे में, लर्निंग एनवायरनमेंट, इसका बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आपने अपनी बीएड के टाइम पे जो बुक्स पढ़ी थी आप उसको यूज़ करिए। सीटेट के जो पेपर्स थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इतनी मुश्किल नहीं आएगी ये। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप थ्योरीज तो रटते रहते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते हैं। आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा यूट्यूब वीडियोज़ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है। और खासकर आप जानते हैं कि इस बार इसकी वेटेज 40 मार्क्स की हो गई, तो आपको उसको स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करनी है। और एक एक टॉपिक मेंशन है, आप उन टॉपिक को गो थ्रू होकर अच्छे से तैयार करिए। बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, वो है पार्ट 4 आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बात करें तो देखिए आपसे करंट जी के भी करंट इकोनॉमिक्स भी पूछता है और स्टैटिस्टिक जी वो इकोनॉमिक्स भी पूछता है। स्टैटिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या है, जो हर साल टॉपिक क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, जो बदलते नहीं है। और करंट इकोनॉमिक्स का मतलब है कि कुछ डेटा हमें अपडेट होकर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट का डेटा भी हमसे पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करें तो फुल फ्लेज आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस गिवन है, जहाँ पर आपको 4 बुक्स के बारे में, मतलब आपको 4 मेन किताबें पढ़नी है। पूरे इकोनॉमिक्स की 100 मार्क्स की वेटेज है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, कोशिश करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने की। ठीक है। तो आप 100 में से आसानी से 80 से 85 क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करें, तब आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस या रिटर्न एग्जाम बहुत आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। तो बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो मैंने आपको बोला इकोनॉमिक्स में टोटल 4 बुक आपको पढ़नी है। स्टैटिस्टिक्स हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इको, ये 4 बुक्स आपको पढ़नी है। अगर मैं स्टार्ट्स की बात करूँ तो देखिए स्टार्ट्स के अंदर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, और वहाँ पर लिखा भी हुआ है, जो केवीएस ने सिलेबस मेंशन किया ना, वहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्होंने कि इसके लिए आप एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी या फिर जो अदर बुक्स आप 11th-12th के लिए पढ़ते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन या जो आप यूज़ कर रहे हैं या उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो पीजी लेवल तक मेंशन है। तो आप इस भरोसे सिर्फ मत रहिएगा कि आपने सिर्फ 11th-12th की बुक पढ़ ली, ख़त्म। ठीक है। आप सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा किताबों पर मत भागिए या फिर बहुत ज़्यादा हायर लेवल से मत पढ़िए। आप सबसे पहला जो काम आप करिए, जो मैंने किया था, आप सबसे पहले 11th-12th की किताबों को बेस मान के चलिए। आपका ऑलमोस्ट 60 से 70% जो पेपर होता है इको का, वो आपका 11th-12th से ही आता है। ठीक है। 60 से लगभग 70% इको का पेपर 11th-12th से आता है। तो बहुत हायर लेवल पे शुरुआत में भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हायर लेवल पे जाओगे तो मोरल डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जब चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इट्स बेटर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी डेवलप करिए और बेसिक्स पर बहुत ध्यान दीजिए। तो बेसिक्स पे ध्यान देने का मतलब है कि आप अपनी 11th-12th की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। इसके लिए आप एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से अगर मैं बोलूँ, एनसीईआरटी की जगह अगर आप टीआर जैन, वीके ओरी या संदीप गर्ग, आप ऐसी किताबें पढ़े तो आपको ज़्यादा, यानी जो रेफरेंस बुक है आप इनको पढ़े, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में है। और टीआर जैन की बुक की आपको खासियत क्या नज़र आएगी कि उस बुक के अंदर, क्योंकि इस बार की आप लेटेस्ट बुक देखेंगे, अपडेट है, तो वहाँ पर आपसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो भी दे रखे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप उन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद उनको प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे टकराएंगे तो आपकी तैयारी और अच्छे से होगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 11th-12th की इको की बुक बहुत अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा फिर आप ग्रेजुएशन और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जो किताबें पढ़ी आप फिर उस पर मूव करिए। और 11th-12th की किताब को कम से कम आप कोशिश करिए 1 से 2 बार तो कम से कम आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक एक पॉइंट पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ज़रूरी नहीं आप अंडरलाइन करके पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। सुबह पढ़ा, दिन में पढ़ा, उसके बाद रात में उसको क्विक रिवाइज किया। इससे बार बार जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, उतना ही आप रिटेन कर पाओगे। ठीक है। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन और अपने पीजी में जो किताबें पढ़ी है उसको पढ़ें। एंड अगर कोशिश करें, अगर आपको एमए इग्नू की बुक्स मिल जाए तो बहुत अच्छी किताब है, बहुत हेल्प करेगी। लेकिन मैं आपको क्या बोला, पहले 11th-12th फिर आपको इन किताबों पर आने हैं। इसके अलावा यूपी की साइड पर एक यूथ कंपटीशन की बुक आती है। बस ये प्रॉब्लम क्या है कि यूथ कंपटीशन की बुक आपको सिर्फ हिंदी मीडियम में देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं हिंदी में भी पढ़ा, मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाती थी, तो मैं समझ पाई, इसलिए वो मैंने बुक खरीद ली थी। तो यूथ कंपटीशन की बुक्स बहुत अच्छी है, कम से कम 14,000 15,000 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के देखने को मिलेंगे। तो आप
जो टेस्ट पेपर्स होंगे ना, क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के अलग अलग एग्जाम, अब आप बोलते हैं मैम केवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दीजिए, अरे केवीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक दो मिल जाएगा आपको, तीन मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे ढूंढोगे वहां पे भी नहीं मिलेगा आपको। तो आपको जो भी पेपर मिल रहा है, चाहे नवोदय का मिल रहा है, चाहे DSSB का मिल रहा है, किसी और स्टेट का मिल रहा है जहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, उन सबको लेकर प्रैक्टिस करिए। सिर्फ एक स्पेसिफिक पे मत पड़े रहिए। क्वेश्चन मैंने बोला ना अलग अलग एग्जाम से घूम फिर के यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, सप्लाई, मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, ये सब टॉपिक आपसे पूछेंगे। तो सेम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी आप क्या करिए, आप सिंपल सा 11th की जो माइक्रो की बुक आती है, ये सॉरी ये तो मैक्रो की बात कर रही हूँ मैं, 12th की जो मैक्रो की बुक आती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बोला सबसे पहले आपको वो पढ़नी है। इसके अलावा फिर बाद में आप ग्रेजुएशन और PG, या फिर इसके बाद अलावा फिर आप MA ग्नू की बुक, और अगर आपके पास HL आहूजा है, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के HL आहूजा बहुत अच्छे है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यूथ कंपटीशन की बुक आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को, पेपर को प्रैक्टिस करने के लिए, साथ साथ डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को आप यूज़ करिए, तो आपको हेल्प करेगा। पढ़ाई करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए। नहीं मिल रहा ऑनलाइन ढूंढो, ऑनलाइन आपको मिलेगा, वेबसाइट पे जाओगे वहाँ मिलेगा, क्विज मिलेगी, क्विज को सॉल्व करो, बहुत सारे ऑप्शन है, एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। मुझे किसी ने नहीं बताया था, मुझे किसी ने नहीं दिया था, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी और कर करके मैंने सीखा कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन, चलो यहाँ से चार, मैं क्या करती थी कि मुझे आगे से चार क्वेश्चन भी मिलते थे नए, मैं उनको भी पढ़ती थी और उनको लिख लेती थी ताकि मुझे याद रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट बुक आती है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप TRJN VK ओरी क्लास 11th की यूज़ कर सकते हैं, ग्रेजुएशन और PG की बुक जो आपने पढ़ी हुई है, MA ग्नू की बुक आप यूज़ कर सकते हैं, सेम यूथ कंपटीशन की बुक आप क्वेश्चन पेपर के लिए कर सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम पेपर्स देख सकते हैं। सेम इंडियन इकोनॉमी के लिए भी आपको 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमी बुक आप पढ़ सकते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी आपको सभी के लिए फॉलो करनी है। ये है जब आप स्टैटिस्टिक GK पढ़ेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि करंट इकोनॉमिक्स भी आपसे पूछी जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एग्ज़ाम से पहले RBI की वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं RBI क्वार्टरली, 3 महीने में क्वार्टरली इन रेट्स को चेंज करता है, या इनकी मीटिंग होती है, MPC की मीटिंग होती है। तो आपको एग्जाम से जस्ट पहले क्या करना है, RBI की वेबसाइट पे जाकर इन सभी रेट्स को, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनके क्या रेट्स चले, क्या परसेंटेज के रेट्स हैं, इनको लिखना है और याद करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट साइट की बात करें, आप गवर्नमेंट साइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट को यूज़ करेंगे, किसके लिए, यूनियन बजट के लिए, इकोनॉमिक सर्वे के लिए और सेंसस के लिए। यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे और सेंसस के लिए आप यूज़ करेंगे वहाँ से। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से फिजिकल डेफिसिट इंडिया का कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब याद रखना है। साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं ना कि बार बीच बीच में क्या होता है कि मेंबर कंट्रीज बढ़ती रहती है, कोई नई कंट्री ऐड हो जाती है, तो आपको देखना हाल ही में कोई नई कंट्री तो ऐड नहीं हुई, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे WTO। और फिर इसके अलावा इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं या हेड होते हैं, वो भी आपको करंट में देखना, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो मीटिंग G7, अलग अलग ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की जो मीटिंग होती है वो देखना, लेटेस्ट में तो कोई नहीं हुई, आसियान की मीटिंग तो नहीं हुई, कहाँ पर किस कंट्री ने होस्ट किया। तो ये बेसिक आपको इतना याद रखना है करंट इकोनॉमिक्स के लिए। तो सबसे पहला काम आपको पूरे एग्जाम स्ट्रक्चर को समझना है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को समझना है, पूरा सिलेबस गो थ्रू होना है, इसको समझना है। उसके बाद आपने प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, और उसको स्ट्रिक्टली, सिर्फ टाइम टेबल बना के छोड़ना नहीं है, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करना है। कोशिश करिए 7 से 8 घंटे डेली पढ़ने की। ठीक है। आप जानते हैं जो आपका कॉमन सेक्शन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 80 नंबर का, उसको डेली बेसिस पे 2 घंटे देने की कोशिश करिए। और खासकर जो आपका मेन सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है या फिर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं, उनको 4 से 5 घंटे देने की कोशिश करिए। रात का टाइम या शाम के टाइम आप 1 घंटा रिवीजन का जरूर रखिए। आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं बट उसको रिवाइज नहीं करें, आप भूल जाएंगे, तो 1 घंटे डेली रिवीजन का भी रखिए जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है। कोशिश करिए, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने तो कम से कम 6 महीने का प्लान किया था, अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि इस हिसाब से टाइम टेबल बनाए, इस हिसाब से प्लानिंग करिए कि आप अपना जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर लें। और अगर आपको लगता है कि आप इतने टाइम में सिलेबस नहीं कर पा रहे, तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टाइम को आप बढ़ा भी सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसकी वेटेज के हिसाब से, उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़े। सब कुछ पढ़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ के स्पेशलाइजेशन गेन नहीं करना है, सिर्फ हमें एक एग्जाम क्रैक करना है, हमें उस एग्जाम को पास करना है। ठीक है, जो सेक्शन आपको डिफिकल्ट लगता है, जो आपको लगता नहीं आता है, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। बट जो सेक्शन आपका अच्छा है और आसान है, उसको ऐसा भूलिए ना, उसको भी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो आपके मार्क्स को बढ़ाने वाला है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने हैं। तो जो भी अलग अलग एग्जाम होते हैं, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, अदर स्टेट के एग्जाम, उन सब के एग्जाम के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, जहाँ से भी मिल रहे हैं उस क्वेश्चंस को तैयार करें। बायजूस ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन, मैंने आपको बोला ना, बहुत सारे क्यूज और भी ऐप हैं, जीके टुडे और भी, आप उनको नेट पे जाके सर्च करके वहाँ से तैयार कर सकते हैं। इस पेपर को करने से आपका फ़ायदा क्या होगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर पाएंगे, आप कर पाएंगे कि आपको कितना आ रहा है, आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, कहाँ गलतियाँ करें, किस पर काम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, और जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है, आपको रिविजन नहीं भूलनी है। आपने पढ़ना है, पेपर भी प्रैक्टिस करनी है, बट साथ साथ आपने रिवीजन भी करना है। डेली बेसिस पे रिवाइज करिए, कम से कम 2 से, आपके एग्जाम से पहले 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना भी ज़रूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे जो गलती करते हैं यार, बहुत सारी बुक पर मत भागो कि मैम कौन सी बुक पढ़े कौन सी। अरे आप लिमिटेड बुक का यूज़ करो, बट उस बुक को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लो। कम लो, सोर्सेज कम होने चाहिए, बट उसकी तैयारी बहुत अच्छे से। मैंने भी यही किया था, मैंने बहुत सारी बुक इस्तेमाल नहीं की, लिमिटेड बुक इस्तेमाल करी थी, बट उनको बहुत अच्छे से पढ़ा था। छोटे छोटे नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि आप क्विकली रिवाइज कर पाएँ, और जो भी आपका सिलेबस है उसको स्ट्रॉन्ग, वीक और मॉडरेट में डिवाइड करके उसके हिसाब से आप तैयार करें। और कोशिश करें कि हर टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, एमसीक्यू करें। और जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितने ज़्यादा पेपर को प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपको एक्यूरेसी भी होगी। तो पढ़ाई के साथ साथ, टेस्ट को करने के साथ साथ, आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको स्पीड पे। कई बार क्या होता है कि हम एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय लगा देते, वो नहीं करनी। हमें जो पेपर करना है वो एक्यूरेट पेपर भी करना है, क्वेश्चंस भी एक्यूरेट होने चाहिए, टाइम भी प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए, और उस टाइम में वो पूरा पेपर भी पूरा होना चाहिए। स्पीड प्रॉपर ध्यान रखनी है, तो बहुत ज़्यादा नहीं करना। ऐसे में करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप एक टाइम पर आप कोशिश करिए कि 3 घंटे का एक पूरा पेपर घर में। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मतलब बेसिकली क्या है कि चलो आज रीजनिंग का एक चैप्टर कर लिया, वो भी करना है, लेकिन आप बीच बीच में एक हफ्ते बाद क्या करिए, पूरा पूरा पेपर सॉल्व, एक पूरा पेपर उठाइए और एक ही टाइम पर लगभग 3 घंटे बैठ के उस पेपर को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़े, और डेली प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता लगेगा कि कहाँ पे टाइम लग रहा है, कहाँ पर नहीं। और ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए जो आपको नहीं आ रहे, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा समय गवाते हैं। जब बाद में टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, एक क्वेश्चन से क्या होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर व्यक्ति भूल जाता है, वो है कि हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। अपने ऊपर फेथ रखिए, खुद पर विश्वास करिए, और खुद को एक पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं डेली कर रहा हूँ। और अब कभी भी नेगेटिव बातें मत बोलिए कि यार ये नहीं आ रहा है। आप अपने दिमाग को पॉजिटिव बातें बोलिए कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ये हो रहा है, जो चीज़ पहले, अब मुझसे ये चीज़ हो रही है, मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। अरे आज तो मैंने 1 घंटा और पढ़ा, आज तो मैंने ये किया, आज तो मैंने वो किया, ऐसे इस तरीके से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और डेफिनेटली आपको मेरी चीज़ों से, मेरे एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। So do like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon button to get the notification of all my upcoming videos. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.